हेलो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन टॉपिक में पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मैंने आपको बताया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं और ये दो तरह का होता था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो थे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन ही रिप्रेजेंट करते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। इस लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की अब स्टडी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम लोगों को आगे एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चार्ट बनाया था लिक्विड सोल्यूशन का, तो उसमें मैंने आपको सबका एक चार्ट में कैटेगरी बना दिया था कि किस सीक्वेंस से हम लोगों को क्लास में आगे पढ़ते जाना है और चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता दिया था लिक्विड सोल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड होता है और सोल्यूट आपका सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। तो अब तक हमने जो दो लिक्विड सोल्यूशन की स्टडी कर ली है उसमें लिक्विड सॉल्वेंट और गैस सोल्यूट जिसकी बेसिस पर हमने हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन यानी सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड था तो उसको हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हमने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन भी पढ़ लिया है और उनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दो डेविएशन होता है, हम इसकी भी स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ लिया। अब हमें जो अगला पढ़ना है चार्ट का पोर्शन या लिक्विड सोल्यूशन, उस लिक्विड सोल्यूशन में हमारा आज का अगला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है उस सॉल्यूशन में एक रहेगा सॉल्वेंट और एक रहेगा सोल्यूट, क्योंकि बिना सॉल्वेंट और सोल्यूट के तो आप सॉल्यूशन बनाएंगे नहीं। अब ये सॉल्वेंट आपका किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये जो सोल्यूट होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। यानी ये एक ऐसा लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें सॉलिड कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट का काम करेगा। अब इस लिक्विड कंपोजिशन में हम लोगों को क्या स्टडी करना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कॉलिगेटिव वर्ड आया है, कॉलिगेटिव दो वर्ड से मिलता है। एक वर्ड आता है को का मतलब होता है टुगेदर, और एक होता है लिगेट। लिगेट का मतलब होता है टू बाइंड, यानी एक तरह से बोला जाए बाइंड टुगेदर। कॉलिगेटिव वर्ड जो है वो दो वर्ड से रिलेटेड होता है। एक वर्ड आ गया को मीन्स क्या हो गया? टुगेदर, को मतलब तो साथ साथ, और एक होता है लिगेट। लिगेट का मतलब है टू बाइंड, यानी ओवरऑल क्या हो गया? बाइंड टुगेदर। अब सॉलिड पार्टिकल होंगे तभी तो एक दूसरे से क्लोज्ड होंगे या बाइंड टुगेदर होंगे। लिक्विड में फ्लो होता है, गैस के मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम किसी सोल्यूशन की एक्सप्लेन करेंगे तो वो किस तरह का सोल्यूट लेंगे? सॉलिड कंपोनेंट लेंगे। और कॉलिगेटिव की मीनिंग क्या हो रही है? को प्लस लिगेट। को मीन्स क्या होता है? टुगेदर, और लिगेट मीन्स क्या होता है? टू बाइंड, यानी एक तरह से बाइंड टुगेदर। तो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कॉलिगेटिव वर्ड के बेसिस पर तो हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जो हिंदी वर्जन के स्टूडेंट्स होते हैं मैं आपको उसका हिंट करता हूँ। उसमें कोई ये नहीं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें हिंदी नहीं यूज कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसकी जरूरत में थोड़ी सी आपको समझ में आ रहा है मुझे, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। अणुसंख्य, तो यहाँ पर एक तरह से हो गया अणुसंख्य। अणु मीन्स होता है आपका मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल। असंख्य मतलब क्या होता है? नंबर। यानी जो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल के नंबर पर डिपेंड करती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव का मतलब तो मैं इंग्लिश वर्जन में तो ये नहीं बता दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर इसके हिंदी में जाकर के देखें तो लिखा है अणुसंख्य।
अणु मीन्स हो गया क्या, मॉलिक्यूल्स, असंख्य मतलब संख्या, नंबर। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में सीपी भी कह सकते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, तो मैं डायरेक्टली आपको लिख के दिखा रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सोल्यूट, या पार्टिकल्स को और क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और सॉल्यूट किस फॉर्म में लेना है आपको, सॉलिड के फॉर्म में लेना। क्लियर हो गया। तो दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट आपका वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, दोनों पे डिपेंड करती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड में सोल्यूट है और उस लिक्विड को हम अगर हीट करते हैं तो सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी अगर वेपर स्टेट में जाता है तो उसे वोलेटाइल सोल्यूट कहते हैं। और जो सोल्यूट अगर लिक्विड में है उसे हम हीट करते हैं तो सॉल्वेंट तो इवापोरेट कर जाता है या वेपराइज हो जाता है, अगर सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में ही रह जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो एक वोलेटाइल सोल्यूट भी होता है और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो सोल्यूशन की कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जो उस सोल्यूशन में जो सॉलिड कंपोनेंट सोल्यूट का होता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं। ये सोल्यूट के नेचर पर नहीं डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलीगेटिव वर्ड किस टर्म से डिराइव हुआ है, कॉलीगेटिव वर्ड दो वर्ड से रिलेटेड हुआ है। एक कॉलीगेटिव में जो को वर्ड आता है इसका मतलब होता है टुगेदर, और एक लिगेट मतलब क्या आता है, टू बाइंड, यानी ओवरऑल क्या हो गया, बाइंड टुगेदर। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है जनरली वो चार पढ़नी है, और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या इसको हम RLVP भी कहते हैं, RLVP। RLVP का मतलब आगे मैं डिटेल बताऊंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का टर्म दिया जाता था, लेकिन नाउ ए डे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका पूरा नाम है। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देयर आर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं, आपको याद रखना है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सोल्यूट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को और क्या बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं। तो हम आपको एक और इजी वे में समझाते हैं कि आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को अपने माइंड में कैसे रख सकते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी को क्या बोलते हैं, मोल्स कहते हैं। और जनरली ये किसका होता है, NVS। NVS का मतलब हो जाएगा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट किसे कहते हैं, बताया मैंने आपको, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो केवल सॉल्वेंट जाता है, सोल्यूट कहता है आप जाओ यहीं रहेंगे, सोल्यूशन में रहेंगे। और दूसरी बात, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जनरली डिपेंड करती है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे।
तो जहां पर आपका सोल्यूट वोलाटाइल नेचर का हो जाएगा वहां पर रूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी इवापोरेट कर जाता है और सोल्यूट सोल्यूशन में नहीं है, सोल्यूट सोल्यूशन में नहीं है, और ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूशन में जब सोल्यूट ही नहीं रहेगा तो फिर ये प्रॉपर्टी कहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसलिए एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो जो सोल्यूट आपको लेना है उसे उड़ना नहीं है, मीन्स वो नॉन वोलाटाइल नेचर का, मतलब नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए, यानी सोल्यूशन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सॉल्वेंट के साथ साथ इवापोरेट कर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी भी सारी अपनी लेके जाएगा। और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। कितना सोल्यूट मिलाए हैं इस पर डिपेंड करती हैं, किसको मिलाए हैं इस पर डिपेंड नहीं करती। और अगर वो सोल्यूट जो उस सोल्यूशन में इन्वॉल्व है वो आयन के फॉर्म में भी आए, चाहे वो मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में रहे, तभी वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। मीन्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, वो आयन के फॉर्म में आएगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो जो आयन है और जो मॉलिक्यूल है वो सेम बिहेवियर करेंगे फॉर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये नहीं है, नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है? 4 होती हैं। पहले क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर मैंने आपको बताया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू n होता है, और अगर हमको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मैंने मोल फ्रैक्शन में पढ़ाया था। तो क्या Cp प्रोपोर्शनल टू n प्रोपोर्शनल टू W/m भी हो सकता है? Cp प्रोपोर्शनल टू n हो सकता है, तो n इक्वल टू W/m हो सकता है। तो हम इस बेसिस पर ये क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Cp प्रोपोर्शनल टू 1/n। अच्छा, W क्या है? वेट ऑफ NVS, m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NVS। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। तो ये सारा टर्म जो होता है वो इस पर डिपेंड करता है। तो आपने बोला क्या कि अगर देखा जाए इस रिलेशन से कि Cp प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू क्या? W/m, तो W के डायरेक्टली टर्म में आता है और m के इनवर्सली आता है। क्यों? W का मतलब क्या हो गया? एक तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और m का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। तो आपको ये चीज और याद रखना होगा, ये स्पेशल केस है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, स्पेशली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। These colligative properties do not depend upon nature of solute. These properties only depend upon number of particles of solute, means Cp proportional to n. ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सारी प्रॉपर्टीज में हमको सबसे पहले अब क्या स्टार्ट करना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जानने से पहले आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जानना होगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जानने से पहले आपको वेपर प्रेशर जानना होगा। अब वेपर प्रेशर क्या है यही नहीं पता, तो फिर लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे जानेंगे? तो मैं स्टार्ट करूंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो मैं अभी आपको वेपर प्रेशर बताता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने
4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी, उनमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज कौन सी स्टडी करने के लिए मिली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, उसके बाद हम सारा कुछ बताते हैं। अब सपोज करो मैं आपको बताने जा रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको एक वेसल दिखाता हूं, ये अब आपको पूरी प्रॉपर्टी जब तक पढ़ेंगे तब तक इस बात को हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, एक इवापोरेटेड वेसल लेते हैं, इवापोरेटेड मतलब जिसका वेपर बने और वो वेपर उसी में रहता है। सपोज करो कि आप इसमें क्या लेते हो, एक लिक्विड लेते हो, ये रहा आपका लिक्विड, और यहां पर अगर जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका वेपर। अब इस लिक्विड को क्या करने जा रहे हो आप इस लिक्विड को हीट कर रहे हो, ठीक। तो जो पार्टिकल्स, ये रूल कहता है फिजिक्स कि जो पार्टिकल्स लिक्विड की बॉडी में होता है, ये इस तरह से जो मैंने आपको दिखाया, ये पार्टिकल्स अनअफेक्टेड रहता है फ्रॉम ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। जितने भी फोर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर इक्वल फोर्स से इधर आपको खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, वहीं रहोगे। इक्वल फोर्स से जितना वो फॉरवर्ड आपको खींच रहा है, उतना बैकवर्ड खींच रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, वहीं रहोगे। तो लिक्विड में दो वैरायटी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो ये मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये देखिए जरा ध्यान से, इसको कहते हैं बेटा सरफेस मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल। अब देखिए ध्यान से, सरफेस मॉलिक्यूल जो होता है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पुल जो है वो एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देगा, काउंटर बैलेंस कर देगा, लेकिन जो ये डाउनवर्ड पुल है ये अपवर्ड पुल से कैंसिल नहीं हो पा रहा। ध्यान से देखें, ये जो फोर्स है वो इस फोर्स से क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इस लिक्विड के पार्टिकल पे, ये अपवर्ड तो वेपर स्टेट है, वहां पर तो ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे लिक्विड के है वो एक इनवर्ड पुल सफर करता है, उसे लगता है कि कोई उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। इसीलिए लिक्विड सरफेस जब भी आप देखते हैं किसी कंटेनर में तो वो सीधा नहीं रहता है, वो थोड़ा कॉन्केव होता है। इस तरह से जो आपका लिक्विड सरफेस बनता है ये एक्चुअल सरफेस नहीं रहता है, वो इस तरह का रहता है, और ये जो इनवर्ड पुल होता है इसी को हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो लिक्विड की ये क्वालिटी है कि इफ ए लिक्विड इज कंटेन्ड इन एन इवापोरेटेड वेसल, the molecule existing in the body of liquid remains unaffected from all the possible direction, but the molecules sited on the surface of liquid they suffer an inward pull. अब अगर इस लिक्विड को हम किसी तरह हीट कर देते हैं तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस इनवर्ड पुल को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर आप लिक्विड को हीट करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल इनवर्ड पुल होता है उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और फ्री हो जाते हैं। जब आपको खींचने वाला फोर्स हट जाता है तो आप क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और टेम्परेचर आपको मिल रहा है तो तुरंत आप भागेंगे कहाँ, इस लिक्विड स्टेट से भागेंगे आप वेपर स्टेट। कहाँ जाएंगे, वेपर स्टेट में। अब ये पार्टिकल यहाँ से सपोज करो बेटा यहाँ पे पहुंचता है, अब ये क्लोज्ड वेसल है आपका, तो यहाँ पर कोलिजन करता है, टकराएगा क्योंकि वो बाहर निकलने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोज्ड वेसल होने की वजह से वो उसमें से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी पाता है उस काइनेटिक एनर्जी से इस स्पेस में टहल रहा है। फिर यहाँ से भागेगा, वो यहाँ पर जाएगा तो कोलिजन करेगा, फिर यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ पे कोलिजन करेगा। इस तरह से मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस वेपर स्टेट में भाग रहा है, और लास्टली इट में सफर ए लॉस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वो फर्दर किस पर आ रहा है, लिक्विड के सरफेस पे आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सरफेस के मॉलिक्यूल्स, फिर सरफेस के पास जाने वाले मॉलिक्यूल्स इस तरह लिक्विड स्टेट से किस में जाते हैं, वेपर स्टेट में आते हैं, और फिर वेपर स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आते हैं। ये रहा लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाना, और ये रहा वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना। तो इस लिक्विड और वेपर के बीच में क्या बन गया, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये कैसा स्टेट होता है,
ये इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट होता है जिसमें दोनों सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो सेम कंपोजिशन और सेम कंसंट्रेशन में हो जाते हैं। तो ये ना उसमें जा सकते हैं और ना वो इसमें आ सकते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स आपके वेपर में गए होंगे ये डिसाइड करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट। और कैसे लिक्विड से आप वेपर स्टेट में जा रहे हो, तो आपने बताया कि जब लिक्विड को हीट किया जा रहा है तो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर था वो सबसे पहले अपनी स्केपिंग टेंडेंसी दिखा रहा है और वो लिक्विड सरफेस के इनवर्ट पुल को कैंसिल करके टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी पाके वो वेपर स्टेट में चला जाता है। क्लोज्ड वेसल होने की वजह से आपका लिक्विड से जो वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल गया होता है वो कंटेनर वॉल से बार बार कोलिजन करता है, टकराता है और जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस करता है तो फिर वो फर्दर लिक्विड के सरफेस पर आता है टू एक्टिवेट अनदर मॉलिक्यूल। अब जिससे वो गिरेगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को उसमें एक्सचेंज करेगा, अब वो मॉलिक्यूल फिर जाएगा, फिर वही प्रोसेस करेगा, तो जाएगा आएगा, तो यानी वो प्रोसेस कैसी हो गई, रिवर्सिबल हो गई ना। और जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो 11th का क्लास कहता है उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं जब दोनों का कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। तो अब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में गए थे उतने ही मॉलिक्यूल वापस लिक्विड के सरफेस पे आएंगे, तो वही आने वाले मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड सरफेस पर क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वापस लिक्विड सरफेस पे अगर आते हैं तो क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, एक लाइन में मैं आपको समझाता हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर exerted by molecules of vapor coexist in equilibrium to its liquid is called वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ध्यान रहे, कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम टू इट्स लिक्विड मींस सारे मॉलिक्यूल थोड़ी वेपर प्रेशर के रिस्पांसिबल है। आपके लिक्विड में मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे और 20 मॉलिक्यूल्स केवल वेपर स्टेट में गए, तो ये 100 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर के लिए नहीं रिस्पांसिबल होंगे, सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम टू इट्स लिक्विड का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के इक्विलिब्रियम में आए होंगे उनको काउंट करिए, दे ओनली रिस्पांसिबल फॉर वेपर प्रेशर। तो मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो आपने बोला एट कांस्टेंट टेंपरेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम टू इट्स लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे आप उतना ज्यादा वेपर बनाओगे और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर डेवलप होगा। और अगर आप टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हो, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या करते हो, एक ग्राफ प्लॉट करते हो, तो जो आपको लाइन मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब है कि अगर x और y एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से मिलता है। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो ये रहा आपका वेपर प्रेशर, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी करने से पहले हमने आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। जब वेपर प्रेशर आप किसी लिक्विड का एक्सप्लेन कर लो तब आप उसके बाद ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है। तो पिछली क्लास में जब आपने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में स्टडी किया था तो आपने बोला था कि अगर हम किसी लिक्विड को एक इवापोरेटेड वेसल में रखते हैं और उसे हम हीट करते हैं, और वो इवापोरेटेड का मतलब हो गया कि वो एक क्लोज्ड वेसल होता है, तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के होते हैं वो टेम्परेचर के पाने के बाद वो अपनी स्केपिंग टेंडेंसी को इंक्रीज कर लेते हैं फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। चूंकि वो क्लोज्ड वेसल होता है
इसलिए जितने भी वेपर आपके बनते हैं वो फिर कोलिजन करते हैं उस कंटेनर वॉल पे, और जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करते हैं फिर वो वापस लिक्विड सरफेस पे आके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और उस लिक्विड सरफेस पर जो वेपर के पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी ज़्यादा होगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, और इससे कंफर्म होता है कि जैसे जैसे आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपको उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा। उस वेपर प्रेशर की बेसिस पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend only upon the number of particles or number of moles of solute। किसी भी सॉल्यूशन में वो केमिकल प्रॉपर्टी भी दिखाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी दिखाता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी सोल्यूट पे भी डिपेंड करती है। तो सारी प्रॉपर्टी को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, जिसमें वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आती हैं जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। स्पेशली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो सोल्यूट लेते हैं वो जनरली नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है। कैसा, नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब वो हमेशा सोल्यूशन में बना रहेगा, उसका वेपराइजेशन नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं आपको ये बताता, सॉल्यूशन का जब फॉर्मेशन होता है तो आपने सॉल्वेंट में क्या किया, सोल्यूट ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा ना, लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब क्या होता है, लॉस या कमी। तो जब आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की हेल्प से करते हो तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, जिस सॉल्वेंट से ये सॉल्यूशन बना है। जैसे वाटर लिया, वो एक सॉल्वेंट है, वाटर में आपने क्या किया, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का डेफिनेट अमाउंट डिसॉल्व कर दिया, तो अब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है उसी का नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या है लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपने क्या बोला कि व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NVS को मैंने बोल दिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं NVS इक्वल टू हो गया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट the vapor pressure of solution decreases gradually. It is called lowering of vapor pressure या relative lowering of वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों का टर्म तो मैक्सिमम बुक में बताया जाता है कि वो दोनों ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको अभी इसी में आगे बताऊंगा भी। क्या है रिलेटिव, क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आप दो लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो कि जब किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब सपोज करें कि इफ कैपिटल P is the
vapor pressure of pure solvent. PS is the vapor pressure of solution. फिर आपने कहा since P is greater than PS. क्यों P is greater than PS? आपने बोला था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोल्यूट ऐड करने पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, इसलिए PS लेस देन P। तो डिफरेंस क्या आया? P माइनस PS इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ NVS, या बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NVS। कितनी लोअरिंग हो सकती है आपके वेपर प्रेशर में? तो आप बोलेंगे ये तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड करोगे उतनी लोअरिंग हो सकती है। तो आपका सोल्यूशन कैसे बना? सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया और एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन किया। सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है? P है। और जब आपने सोल्यूट ऐड करा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? PS है। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। फिर आपने बोला क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, देयरफॉर P इज ग्रेटर देन PS। तो कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है? ये जो डिफरेंस आता है इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज करता है। अब इसके बाद मैं अलग से आपको एक टर्म यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये RLVP का रियल मीनिंग क्या होता है। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ये देखिए, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is called RLVP. The ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of solvent is called relative lowering of vapor pressure. It means कि relative lowering of vapor pressure is equal to P minus PS upon P। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? P माइनस PS होता है। एक बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत सारी बुक में डायरेक्टली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंफर्म हो गए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन जो बनता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितनी लोअरिंग होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर आपने मैथमेटिकली बताया कि अगर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैपिटल P है और सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका सॉल्यूशन जो बनता है उसका वेपर प्रेशर PS है, तो P is greater than PS because lowering of vapor pressure takes place। तो P minus PS क्या हो जाएगा? lowering of vapor pressure। ये lowering of vapor pressure किस पे डिपेंड करेगा? amount of non volatile solute। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे आपका वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज करेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है? एक रेशियो होता है। इसी टर्म को एक साइंटिस्ट जिसका नाम आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, राउल्ट्स लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो राउल्ट्स ने क्या बोला? राउल्ट्स ने बोला कि ये जो आपका RLVP होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप P माइनस PS अपॉन P बोलते हो, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
और राउल्स लॉ भी तो यही बोलता कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो व्हाट इज राउल्स लॉ? दैट इज राउल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये पोर्शन आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इस पर जो न्यूमेरिकल आता है, यहाँ मोल फ्रैक्शन को हम किस टर्म में लेंगे? n/n+n। मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते थे n/n+n। क्यों? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन होता है। इस बेसिस पर आपका ये दो रिलेशन क्या कहता है कि P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या होता है? W/m होता है। ये आपको पहले से पता है, तो आप n की जगह क्या लिख सकते हो? W/m एंड कैपिटल W/कैपिटल। यहाँ पर एक रिलेशन आपको जो मिला, इसको मैंने अभी आपको बताया क्या, ये राउल्स ने बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। तो मैंने इसको इस टर्म में एक्सप्लेन किया और आपको फिर W/m के टर्म में लिया। इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी। कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जो आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूले में एक चीज और आपको बता दिया जाता है कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें सोल्यूट बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर स्मॉल n की वैल्यू देखा जाए तो वो कैपिटल n के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, इसलिए सोल्यूशन से हम स्मॉल n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा? P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N मीन्स स्मॉल w स्मॉल m इंटू कैपिटल अपॉन कैपिटल W कैपिटल N। या इसको आप और क्या ले सकते हो? स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। फिर से इसको कोरिलेट करो, P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। और इस बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो? स्मॉल m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NVS, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इस फार्मूले की बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व करने होंगे जो आपकी NCERT की बुक में होते हैं। इस फार्मूले की बेसिस पर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो भी आपने फार्मूला पाया विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ, वो फार्मूला आपका क्या था? P माइनस PS अपॉन P, इसको आप क्या बोलते थे? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और ये इसको आप इस तरह से भी लिखे थे, स्मॉल n अपॉन ये, या आपने लिखा था स्मॉल w स्मॉल m स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W कैपिटल। फिर मैंने आपको बताया था कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ये वैल्यू क्या थी? तो आपने बोला था कि P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N और स्मॉल w इंटू कैपिटल N अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल n। इस बेसिस पर हम स्मॉल m जो था वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सपोज करो आप, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 18 gram of glucose is dissolved in 100 gram
of water, the vapor pressure of solution decreases from 17.535 mm of Hg to 17.235 mm Hg. Clear? 18th gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. The vapor pressure decreases from, हम ग्लूकोज की जगह सोल्यूट लिख देते हैं आपको, ये 18 gram of solute is dissolved in 100 gram of water. The vapor pressure of solution decreases from this value to this value. अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आपको ये क्वेश्चन दिखा, अब आपसे पूछ रहा है क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो क्वेश्चन के टर्म में आप देखें तो जो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं तो उसमें से हमको पहले जो जो वैल्यू गिवन होती है उसको हमको बाहर लिख लेना चाहिए, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको आंसर में बताता हूँ कि ये गिवन वैल्यू आपकी क्या है। गिवन वैल्यू आपकी है स्मॉल w इज इक्वल टू 18 ग्राम, कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम। उसके बाद क्या दिया है, P की वैल्यू दिया है 17.535 mmHg और PS की वैल्यू दिया है 17.235 mmHg। ओके, और आपको कैपिटल M जो आपका सॉल्वेंट है, जो वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18, जो आपको पता है 2 + 16 करके आप निकालते हो, और स्मॉल m की वैल्यू आपसे पूछता है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला P - PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। इसमें आपको अच्छी तरह पता होगा कि वेयर P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब आप ये देख लो इसमें आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन कौन सी वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब हम अगर इसको फार्मूले में पुट करते हैं बेटा, इस फार्मूले में, तो आपका फार्मूला क्या कहता है, P - PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। तो P की वैल्यू क्या है, 17.535 माइनस 17.235 अपॉन 17.235 सॉरी 535 P है ना, इज इक्वल टू स्मॉल w आपका कितना दिया हुआ है 18 ग्राम इंटू कैपिटल M 18 अपॉन कैपिटल W 100 इंटू स्मॉल m क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इससे स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि फार्मूले को आप स्मॉल m के टर्म में एक्सप्लेन कर लोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस तरह से आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है मॉलिक्यूलर मास भी दिया हो तो आपसे वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा,
हो सकता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया हो, तो हो सकता है आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा। तो इसमें कोई एक अननोन वैल्यू होगी, बाकी सारी गिवन वैल्यू होंगी, तो अननोन वैल्यू के टर्म में आप अपने फार्मूले को चेंज करेंगे और तब आपका आंसर होगा। बट नाउ ए डे ये जो हम लोग फार्मूला बनाते हैं और इस पे राउल्स लॉ की हेल्प से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो इस फार्मूले की बेसिस पर यह बोला जाता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये फार्मूला सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल होता है, अगर सॉल्यूशन पे नहीं तो इस फार्मूले में अब जा करके एक नया मॉडिफिकेशन कर दिया गया और उस मॉडिफिकेशन के लिए ये नया फार्मूला डेवलप हो गया P माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, ये वैल्यू वही रहेगी स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W इंटू स्मॉल m। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, तो आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, इस फार्मूले का यूज करना होगा न कि इस फार्मूले का। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ये देखिए PS है और ये आपका P है, तो P माइनस पी एस अपॉन पी एस का टर्म है और ये आपको पहले से पता है कि PS क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये फार्मूला जो आपका बना है ये इसी फार्मूले की बेस पे बना है, जो आपने अभी फार्मूला ये लिखा हुआ है कि P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस N, इसी फार्मूले की बेसिस पर बना है। इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते थे P अपॉन P माइनस पी एस इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी N प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो इस टर्म के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे फाइनली, तो आप अपने फार्मूले को किस बेसिस पर लाके सॉल्व करोगे, P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। ये फार्मूला मॉडिफाई कर दिया गया है और लास्टली इस केस में आ जाता है सॉरी। तो अब आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा इस फार्मूले की बेसिस पे करेंगे, इस फार्मूले की बेसिस पे नहीं करेंगे। तो दैट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लास्टली मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल फिर से आप कंसंट्रेट होकर के सुन लें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा लिक्विड का। लेकिन आपने ये बताया कि उस समय वो लिक्विड प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसमें सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर होता है कि जब सोल्यूट मिलाया जाता है तो वो सोल्यूट लिक्विड के सरफेस को कवर कर लेता है और सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होता है, तो वो तो जाएगा नहीं वेपर में। तो जो सॉल्वेंट वेपराइज होने जाते हैं उनके लिए वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, सरफेस फ्री नहीं रहता कि वो बाहर जाए, तो वो क्या करते हैं आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल की स्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर देते हैं। और जब सॉल्वेंट पार्टिकल की वेपर स्टेट में जाने की कंडीशन कम हो जाती है तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है जितना आप सोल्यूट मिलाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने बोला डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैथमेटिकली आपने बताया कि P आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, PS आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो कितनी लोअरिंग हो जाती है, तो P माइनस PS आपने किया तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P माइनस PS अपॉन P, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर अगले स्टेप में मैंने बताया ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है या किसके इक्वल होता है, तो राउल्स ने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इस बेसिस पर आपने एक फार्मूला डेवलप किया था और इस फार्मूले से आपने बोला था कि हम सोल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोलर मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इस फार्मूले को मॉडिफाई करके इस फार्मूले में चेंज कर दिया गया और इस पर राउल्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्योंकि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन।
अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू।